जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। अगर आप यह पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का लेवल कैसा रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं कि सरल पूछे जाते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछ जाते हैं, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा भी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा चुका हूँ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके जीएस के। तो अभी तक अगर आपने वो नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो साफ साफ 10 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और आपका थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो आपका पिछला वैकेंसी 2020 में निकला हुआ था। अगर किसी न्यू कैंडिडेट को नहीं है इसका पता एग्जाम पैटर्न, तो वो भी मैं इसमें बता देता हूँ। तो दोस्तों 50 अंक का इसमें जीके जीएस पूछा जाता है, 15 अंक का इसमें मैथ पूछा जाता है। जो कैंडिडेट मैथ में कमजोर है तो मैथ इसमें 15 अंक का आता है। रीजनिंग इसमें 25 अंक का और कंप्यूटर इसमें 10 अंक का पूछा जाता है। तो जीके जीएस और रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो ताकि आपको साफ साफ दिख सके। आप किस स्टेट से मेरे वीडियो को देख रहे हो, उस स्टेट का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। तो पहला प्रश्न है आपका, बजट 2020-21 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में नए करदाताओं की संख्या कितनी बढ़ी है। तो कितनी बढ़ी है आपकी, ये आपको प्रश्न में पूछा गया। तो कितनी बढ़ी है? 60 लाख बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 60 लाख बढ़ी है। तो ऑप्शन 4 में आपका 60 लाख दिया गया। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बेसिकली ये आपका आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से इसमें शो हो रहा है। तो अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जितना भी मैं प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया हूं, उसमें आपका मिनिमम आपका 10 अंक का आपका करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो आपको करंट अफेयर्स 100% पढ़ना है। ठीक है, किस किस टॉपिक से पूछा गया है, तो जैसे कि आपका निदेशक हो गए, ठीक है ना, महानियंत्रक हो गए, इसके अलावा अध्यक्ष हो गए, और आपका जो जैसे कि आपका ये बैंकों वाले हो गए, एक इसका एकीकरण हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। और जो आपका 2023 का जो करंट अफेयर जो पूछा जाएगा, जो आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो आप G20 ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, G20 से आपके प्रश्न बनेंगे और आपका चंद्रयान, यहाँ से आपके 1 2 2 3 प्रश्न 100% बनने वाले हैं। तो इस टॉपिक को आप जरूर कवर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया था। तो कब हटा दिया गया था, ये प्रश्न में पूछा गया। तो 1956 में। कब? 1956 में ये शब्द हटा दिया गया था। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। तो वो कौन सा पर्वतीय दर्रा है, जल्दी बताओ। वो है आपका दीपू दर्रा। कौन सा है? दीपू दर्रा। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा, दीपू दर्रा। बेसिकली आपके जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी और अधिकतर आपका पॉलिटी में आपका आर्टिकल वाले, अनुच्छेद वाले आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके बाधक यंत्र हो गए, बाद्र आपके व्यक्ति हो गए कि ये व्यक्ति कौन से वाद्य से संबंधित है। इसके अलावा आपके शास्त्रीय नृत्य हो गए और आपके पर्व हो गए, जनजाति हो गई, ठीक है, नदी और सहायक नदी हो गई, और बांध हो गए, मतलब ये वाला बांध किस नदी पर बना हुआ। तो ऐसे प्रश्न आपके जरूर पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको पढ़ना है। और पुस्तक से आपके 1 2 प्रश्न इसमें 100% मिलेंगे, आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे। तो वो कौन है? वो है आपके पुलकेशिन प्रथम। कौन है?
पुलकेशिन प्रथम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका ये प्रश्न हिस्ट्री से था। देखो ये शास्त्रीय नृत्य से आपका प्रश्न पूछ लिया है उसने। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं? तो किस शास्त्रीय नृत्य में किए जाते हैं? तो आपका मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में किए जाते हैं। कौन सा? मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में आपके कृष्ण भगवान जी के जो दृश्य वो प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आपका मणिपुर राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपका जो मणिपुर आपका शास्त्रीय नृत्य है ये आपका मणिपुर राज्य का है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। और आपका उड़ीसी आपका उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसी आपका उड़ीसा का है। कथकली आपका केरला का है, ठीक है। भरतनाट्यम जो है वो आपका तमिलनाडु का है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये आपका केरला का, ठीक है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। एक आपका क्षत्रिय है, क्षत्रिय ये आपका असम का है। और कथक ये आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अगर पूछे कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो वो है आपका भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। अगर पूछे सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो वो है आपका कथक। कौन सा है? कथक, जो कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य का है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए जनगणना से। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात निम्न में से किस राज्य में है? तो सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो आपको इन 4 राज्यों में से बताना है, ठीक है ना, ठीक है। तो वो है आपका इन ऑप्शन में आपका सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। किसमें? ऑप्शन के आधार पे आपका सबसे कम उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। अगर पूछिए भारत में, अगर पूछे वो भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में, तो वो है आपका बिहार में। कहाँ पर? बिहार राज्य में सबसे कम, सॉरी बिल्कुल दोस्तों, सॉरी। अगर वो पूछे सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है तो भाई वो हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। सबसे ज्यादा कहाँ पर है? अगर पूछे सबसे ज्यादा कहाँ पर भारत में किस राज्य में, तो वो आपका केरल में है, ठीक है। और अगर सबसे पूछे सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में, तो वो कहाँ पर है? वो भी केरल में है। अगर वो पूछे सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में, तो वो आपका बिहार में है, ठीक है ना। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल, ठीक है। लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा में, साक्षरता दर सबसे कम बिहार में, सबसे ज्यादा लिंगानुपात और साक्षरता दर ये आपका केरल में है, ठीक है। और इन ऑप्शन के आधार पर सबसे कम लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखो आपका बंदे से पूछा गया है महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका महाबलीपुरम स्मारक है ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका लेटेराइट मृदा यानी मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? तो किससे पोषक तत्व या किस तत्व की आपकी अधिकता होती है? तो आपका लेटेराइट मृदा में या मिट्टी में सबसे अधिक लोहे ऑक्साइड पाया जाता है। कौन? लोहे ऑक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। लोहे आपको आयरन भी बोल सकते हैं, लोहे को हम आयरन बोलते हैं, तो लोहे ऑक्साइड इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। आपकी कई प्रकार की मृदा होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, ठीक है ना, बलुई मिट्टी, ऐसी ही आपकी लेटेराइट मिट्टी होती है, एक जलोढ़ मिट्टी होती है। तो सबसे ज्यादा उर्वरता वाली मतलब सबसे ज्यादा उपज देने वाली जो मृदा होती है उर्वरता बोलते हैं, तो वो होती है आपकी जलोढ़ मृदा। कौन सी हो? जलोढ़ मृदा, ठीक है ना, जलोढ़ मृदा। ये सबसे आपकी अच्छी भूमि मानी जाती है, जलोढ़, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछे सबसे कपास के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन है, तो वो है आपकी काली मृदा, ठीक है। काली मिट्टी में सबसे अच्छा मतलब पैदावार देता है कपास, ठीक है। तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो वो है आपकी काली मिट्टी। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है ना, पिछले आपके जो एग्जाम हुए उसमें पूछा गया है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से। देखिए निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है? तो कौन सा व्यक्ति है जिसको जुलाई 2020 में BCCI का अंतरिम मुख्य अधिकारी यानी CEO बनाया गया? वो है आपका हेमांग अमीन। कौन है? हेमांग अमीन। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल्स को निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया था? तो किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया था? तो इनको आपका 2018 में सूचीबद्ध किया गया था। कब? 2018 में। तो ऑप्शन 4 आपका
राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपका करंट अफेयर्स से है, तो पढ़ेंगे इसको। क्या कह रहा है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली सक्षम भूमि बैंक प्रणाली का एक प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया है? तो वो कौन सा मंत्रालय है, ये उसने पूछा है। वो है आपका ऑप्शन 4 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन सा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते अगले पृष्ठ की ओर। अगला पृष्ठ आपका देखो क्या कह रहा है। अगला पृष्ठ है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अगस्त 2020 में एक ऋण पुनर्गठन योजना की घोषणा की? तो किसने की? कौन सा वो संगठन है जिसने अगस्त 2020 में एक ऋण, यानी आपका जो ब्याज होता है, एक ऋण पुनर्गठन योजना की घोषणा की? तो वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। इसका अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो इसका पूछा जाएगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? पहले था इसका मुख्यालय कोलकाता में। कहाँ पर था? कोलकाता में, लेकिन अब वर्तमान में है मुंबई में। ठीक है, ये पिछले पूछा जाता है। एक बैंक का और पूछा गया है पिछले जो प्रीवियस ईयर के पेपर उसमें पूछा गया, HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई वैसा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, वाशिंगटन स्थित USA इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड आरंभ किया गया था? तो कब आरंभ किया था? तो आपका ये 2007 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अपक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को ... कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसको एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। तो ऑप्शन जो आपका 2 है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा इसका कलर ये वाला ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो वो वाला जो आपका ऋण है या ब्याज, वो आपका सुलभ ऋण कहलाता है। क्या कहलाता है? सुलभ ऋण। ठीक ना, कंफर्टेबल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है? ठीक है ना, तो मैं क्या बोला, आपका नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए। ठीक है ना, जनजाति, यहाँ से आपके प्रश्न पूछ जा रहे हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन से, जो इसमें से आपको बताने चार ऑप्शन में, कौन सा लोक नृत्य आपका बिहार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपका कालबेलिया नहीं है। बाकी आपका झिझिया, जाटिन और विदेशिया, ये सभी जो आपके 3 है ये आपके बिहार राज्य के ही लोक नृत्य है। बाकी आपका कालबेलिया नहीं है। तो कालबेलिया कहाँ का? ये आपका राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अलवर राजस्थान के मेव समुदाय द्वारा उनके लोकगीतों और जनजातीय गीतों के साथ निम्नलिखित में से के संगीत वाद्य का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा वो संगीत वाद्य बजाते हैं, वो कौन सा संगीत यंत्र है? वो है आपका अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजमन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था? तो जो आपकी राजमन्नार समिति है, इसको तमिलनाडु राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखिका दीपा अनापरा द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी ऐसी पुस्तक है जो आपकी जो लेखिका है दीपा अनापरा, उनके द्वारा लिखी गई है? तो वो है आपकी जिन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन। जिन पेट्रोल ऑन दी पर्पल लाइन, ये पुस्तक आपका दीपा अनापरा द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एकीकरण कब से प्रभाव में आया था? तो कब प्रभाव में आया था, ये प्रश्न पूछा गया। तो ये आपका 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 2020 में प्रभाव में आया था। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए आर्टिकल से पूछा गया है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारियों से संबंधित है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? वो है आपका अनुच्छेद 7 या आर्टिकल 7। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, पाकिस्तान के प्रवासियों से संबंधित है और अनुच्छेद 7। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से
कौन था? तो कौन था ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो जब आपका प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने वाला था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग डूटी। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग डूटी। लॉर्ड हार्डिंग डूटी, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपिनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो आपकी विवेक दीपिनी पुस्तक है ये आदि शंकराचार्य द्वारा लिखी है। किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य के द्वारा। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो आपका यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? वो है आपका भाग XBI। कौन सा भाग? XBI। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संगुटिकाश में प्राक कैम्ब्रियन काल के निक्षेप और पीती डॉट में लगभग 8 ग्राम स्वर्ण होता है। तो किसमें? पीती टन सेल। कितना? पीती टन सेल में 8 ग्राम स्वर्ण होता है। कितना होता है? 8 ग्राम स्वर्ण होता है, यानी सोना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग में है? तो किसके भाग में? अटलांटिक महासागर के भाग में। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, PSD बैंक नोट ओपन टूर्नामेंट 2020 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो किस देश में आयोजित किया गया था? ये आपका जर्मनी में आयोजित किया गया था। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, IFSC कोड। आप जानते हो कि अगर आपका अकाउंट होगा, पासबुक होगी, तो आपको उसमें IFSC कोड दिया रहता है। तो इसमें पूछा क्या गया है, अंकों वाला संख्याओं और अक्षरों से निर्मित कोड होता है, बिल्कुल, जो विशिष्ट रूप से किसी बैंक की शाखा को चिन्हित करता है। तो ये पूछा गया है कि आपका IFSC कोड कितने अंक का होता है? तो IFSC कोड जो होता है वो 11 अंक का होता है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञा से संबंधित है? कौन से है? वो आपके अनुच्छेद 60 और 69। कौन से? अनुच्छेद 60 और 69। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजकुमारी डायना की स्मृति में दिए जाने वाले सम्मान डायना पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है? तो किसने जीता है? ये आपका फ्रेया ठकराल ने। किसने? फ्रेया ठकराल। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर प्रणाली स्थापित किए जाने की अनुशंसा की थी? तो किसने की? ये आपका सेरा समिति 1995। किसने? सेरा समिति 1995। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ऐसा कौन सा निकाय है? तो भाई भारतीय निर्वाचन आयोग, बिल्कुल आपका संवैधानिक है। वित्त आयोग, ये भी संवैधानिक। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, ये भी संवैधानिक। जो आपका संवैधानिक नहीं है ये आपका भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है ना। आपकी कहीं भी लड़ाई, मतलब कुछ भी आपका केसेस हो जाए तो उसमें मारपीट होती तो कौन आता? यही तो आता भाई, मानवाधिकार बचाने के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? तो जब 1928 में साइमन कमीशन आया था भारत में, तब इसका स्वागत साइमन वापस जाओ के नारे से किया गया था, ठीक है ना। साइमन वापस जाओ, ठीक है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी गैस की एक परत को आच्छादित है, इसे डॉट कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न, गूगल निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी में अपने बाढ़ पूर्वानुमान कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके यह पूर्वानुमान किया जाता है कि कब और कहां पर बाढ़ आ सकती है? तो किसके द्वारा, किसके साथ मिलकर कार्य कर रहा है गूगल? तो भाई वो केंद्रीय जल आयोग और गूगल दोनों मिलकर ही कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर से, जुलाई 2020 में रॉकेट मॉर्गेज क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किसने जीता? तो किसने जीता था? ये भाई ब्राइसन डिकैम्बू। किसने? ब्राइसन डिकैम्बू ने जीता था। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न,
एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई इसके ऑप्शन 4, इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है। तो ये आपका कथन सही नहीं, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो यह पूछ लीजिए स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की है, किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में इसकी स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और इसका नेतृत्व मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बालाथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये भाई राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1 पाउंड लगभग ... के बराबर होता है। तो भाई जो 1 पाउंड होता है ना, ये आपका 4 पॉइंट कितना 453.59 ग्राम होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। 453.59 ग्राम, 59 ग्राम। अगला प्रश्न, अगस्त 2020 में जीवन पर्यंत लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया? ये भाई श्री नरेश कुमार ने। किसने? श्री नरेश कुमार ने प्राप्त किया। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्तर भारत के पूर्णतः उत्तरी भाग में अवस्थित है? तो कौन सा है ऐसा? वो है आपका टोपरा। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस देश ने अक्टूबर 2020 में 4 टेस्ट, 1 दिवसीय तथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए भारतीय दौरे की तारीखों की घोषणा की? तो कौन सा देश है? वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऐसी कौन सी नदी है भाई जो माही नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपकी तेंदुनी नदी। कौन सी? तेंदुनी नदी आपकी माही नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? तो किस नाम से जाने जाते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना, अन्य नाम उसका विक्रमादित्य था। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट शासक दंतीरुद्र ने अपने चालुक्य अधिपति को पदच्युत करने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान किया था? तो कौन सा अनुष्ठान किया था? तो भाई उसने हिरण्यगर्भ किया था। क्या? हिरण्यगर्भ। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में मनाया जाता है, यानी भादों में? तो वो है आपका कृष्ण जन्माष्टमी। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? ठीक है ना, तो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, लेकिन पंजाब में नहीं है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न और आखिरी, क्योंकि GK/GS में 50 अंक की पूछी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है? तो कौन सा रोग है? वो है आपका अतालता। कौन सा? अतालता। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। ये थे आपके GK/GS के 50 प्रश्न जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।